हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्वेल्थ क्लास से। और इस ट्वेल्थ क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिकों को देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद देखेंगे आवेशों के प्रकार। फिर हम देखेंगे चालक विद्युत रोधी, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और उसके पश्चात हम देखेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम है होता है। और भी कुछ मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, दो प्रकार के मात्रक देखेंगे। फिर अंत में हम देखेंगे आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के चार गुणधर्म होते हैं। आवेशों की योज्यता, दूसरा है आवेशों की निश्चलता, तीसरा गुणधर्म है आवेश संरक्षण और चौथा गुणधर्म है आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये क्लास आवेशों को हम समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आवेश ही हमें एक तरीके से सब कुछ चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। आवेशों की वजह से ही पंखा चल रहा है, आवेशों की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो माइक की वजह से। तो ये सब जो क्लास है हमारी, ये क्लास है आवेशों को समर्पित हम कर रहे हैं। इस क्लास में आवेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक आवेश का पूरा कवर हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हमारा नया टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत आवेश, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ इतिहास जानते हैं। देखो, इतिहास कहाँ से शुरू होता है इसका? 600 बीसी। 600 बीसी, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म आज 2025 चल रही है, तो 2025 पीछे जाओ, 2025 साल पीछे जाओ, तो उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उनसे उनके जन्म से भी 600 बीसी है, 600 साल पहले की बात है। ग्रीस नाम का एक देश था, ठीक है, जो अब भी है। ग्रीस है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में एक द्वीप है, एक प्रायद्वीप का आकार का एक ग्रीस देश है। और उस देश के अंदर क्या था? एक मिलेटस, ठीक है, मिलेटस नामक स्थान था। और उस स्थान के अंदर एक निवासी थे थेल्स, ठीक है। तो थेल्स नाम के नागरिक थे वो उस ग्रीस देश के मिलेटस के स्थान में, यानी देश ग्रीस था और उन एक स्थान था मिलेटस, और उनके निवासी कौन थे? थेल्स थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक पदार्थ लिया जिसे हम कहते हैं एम्बर। एक पदार्थ लिया एम्बर, उसको क्या किया? उसको रेशम के कपड़े या रेशेदार कपड़े, ठीक है, रेशेदार जो कपड़े होते हैं, रेशेदार कपड़े, उनके साथ उन्होंने क्या किया? उसको रगड़ा। फिर क्या किया? फिर इस एम्बर के पदार्थ को, जो एम्बर की छड़ थी, उसे क्या किया? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, या एक तरीके से जो चारा होता है उसके भूसे छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए। तो क्या हुआ? ये एम्बर इनको आकर्षित करने लग गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि 600 बीसी पूर्व ग्रीस नाम का देश है और उसका एक स्थान है मिलेटस, और वहां पे थेल्स निवासी थे। और उन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को रेशेदार कपड़े से रगड़ा, जैसे ऊन मान लो। फिर उस एम्बर को क्या किया? उस एम्बर को, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, या छोटे मान लो कचरे के जो भूसे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो चारे के होते हैं, उसके साथ उन्हें उनके पास ले गए। तो इनको क्या किया? एम्बर ने आकर्षित किया, ठीक है। तो आकर्षित किया तो उन्होंने देख लिया कि भाई ये प्रक्रिया होती है, और इस चीज से क्या होता है, कोई चीज दूसरी चीज को क्या करने लग जाती है? आकर्षित करने लग जाती है। जैसे आपने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जब छोटे थे तब। ऐसे स्केल को क्या करते थे? रगड़ते थे, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे, और कागज के टुकड़े क्या होते? पास आते थे, तो आप बहुत खुश होते थे, ओहो क्या हो गया, नया एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने, ठीक है। उसी टाइप की खुशी उन्हें भी हुई थी। फिर क्या हुआ? उन्हें ये पता नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। फिर बाद में पता चला कि जो एम्बर है उस पर आवेश आ गया है। आवेश आ गया तो उसकी प्रकृति बदल गई है, ठीक है। और ये जो एम्बर है, इसका ग्रीस नाम, ठीक है, एक तरीके से ग्रीस की भाषा है ग्रीक, उसमें इसका ग्रीस नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो एम्बर को ग्रीस भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन से ही क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी बना है। शब्द क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है, जिसे हम कहते हैं विद्युत की, ठीक है, विद्युत की। तो एम्बर है जिसे हम ग्रीस भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
उसी शब्द से क्या बना है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है, जिसे हम कहते हैं विद्युत की। तो आपका जो पहला दूसरा चैप्टर है वो है स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है। यानी पहले और दूसरे चैप्टर में आवेश क्या रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा। फिर तीसरे चैप्टर में आपका जो चैप्टर है 12th क्लास का वो है धारा, तो वहाँ पे आवेश क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। और फिर आगे के जो चैप्टर है उसमें आवेश को हम त्वरित गति कराएंगे, तो आवेश से क्या करेगा, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित होगी। तो उसको हम देखेंगे अभी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इस एम्बर जो ग्रीस भाषा का शब्द है उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ग्रीस भाषा के शब्द में, ग्रीस में, ठीक है। और फिर उससे क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बना है। तो हमारे जो ज्यादातर शब्द हैं वो ग्रीस भाषा और लैटिन भाषा से लिए गए साइंस में, जैसे डेल्टा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ये जो आपको शब्द दिखते हैं ये ग्रीस भाषा से रिलेटेड शब्द है। तो यहाँ तक की बात हुई हमारी, यानी हमने एक तरीके से एम जो आवेश की खोज हुई थी उसका इतिहास जान लिया। फिर हम देखते हैं आवेश की परिभाषा। तो आवेश की परिभाषा इस प्रकार से है कि आवेश, अगर किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो उस वस्तु की क्या हो जाती है, प्रकृति बदल जाती है। यानी या तो वो वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करने लग जाती है या वो दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करने लग जाती है। तो आवेश एक तरीका क्या है, पदार्थ का गुण है। तो किसी वस्तु पर अगर आवेश आता है तो उस वस्तु की प्रकृति बदल जाती है, वो वस्तुओं को उनकी प्रकृति के अनुसार आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जानते हैं आवेश के बारे में, कि जो आवेश है, मान लो एक वस्तु है जिस पर हमने आवेश दे रखा है, ठीक है, और आवेश रुका हुआ है, रुका हुआ है यानी उसका वेग यानी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। चार्ज यानी आवेश रुका हुआ है, उसका वेग वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आप आवेश को क्या करा रहे हो, गति करा रहे हो, और आवेश का वेग आपने कर दिया एक समान, ठीक है। मान लो हमने आवेश को क्या करा दी, गति करा दी, और आवेश का वेग क्या है, एक समान वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो उस स्थिति में आवेश में विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, यानी आवेश के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जब आवेश नियत वेग से गति करता है। अब अगर आपने क्या किया, आवेश को आपने त्वरित गति करा दी, यानी उसके वेग में होने लगा परिवर्तन, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन आ गया, उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया उसके वेग के परिवर्तन के कारण। तो इसमें क्या होगा कि आवेश विद्युत क्षेत्र तो अपने चारों तरफ बनाएगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी अपने चारों तरफ बनाएगा, साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भी क्या करता जाएगा, उत्सर्जित करता जाएगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी आवेश की बात। आवेश के इतिहास देख लिया, आवेश की परिभाषा देख ली, और हमने क्या देख लिया, हमने आवेश, अगर आवेश रुका हुआ है यानी वेग जीरो है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश को नियत वेग से गति कराओ तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और आवेश को त्वरित गति कराओ यानी उसमें वेग में परिवर्तन करो, वेलोसिटी उसकी क्या कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो, तो उस स्थिति में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युत क्षेत्र भी होगा उस आवेश के चारों तरफ। तो ये बात होगी हमारे आवेश की। अब देखते हैं, देखो आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार देखने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। तो सबको पता है आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ठीक है। ये तो चीज सामान्य सी बात है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो धनावेश दूसरा ऋणावेश होता है। लेकिन हमें पता कैसे चला, वैज्ञानिकों ने ऐसे क्या खोज की कि हमें उनको पता लग गया कि आवेश के दो ही प्रकार है, तीसरा प्रकार नहीं है। तो हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश, वो हमें पता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक प्रयोग किए गए। वैसे तो बहुत सारे प्रयोग किए गए, लेकिन आपकी किताब में एक तरीके के 3 प्रयोग दे रखे हैं। उन प्रयोग को समझेंगे, हम ये सोचेंगे कि वैज्ञानिक किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से प्रयोग करते हैं, फिर वो उन प्रयोगों को हम देखेंगे। और शुरुआत में हम ये मान के चल रहे हैं कि आवेश का तो हमें पता ही नहीं है, या जब बताओ कि भाई खोज हुई थी, वैज्ञानिकों ने आवेशों की खोज करना शुरू किया था, तब उन्हें थोड़ी पता था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने खोज प्रयोग करते गए, लास्ट में रिजल्ट निकल के आया। तो अभी हम एक प्रयोग करेंगे जो आपकी किताब का ही है, और फिर देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वैज्ञानिक किस तरीके से सोचते हैं। तो हम पता लगा रहे हैं आवेशों का, आवेश कितने प्रकार के होते हैं।
तो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। प्रयोग इस प्रकार से था कि एक कांच की छड़ ले ली, ठीक है, एक कांच की छड़ ले ली, उसको क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और इस प्रकार से लटका दिया, ठीक है। फिर दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ के पहली वाली कांच की छड़ के पास लेके आए। पहली वाली कांच की छड़ के पास लेके आए तो उन्होंने देखा कि ये कांच की छड़ क्या हो रही है, दूर जा रही है। देखो ये तो एक तरीके से अगर हम इसको समझे कि एक कांच की छड़ तो ऐसी थी शुरुआत में, ठीक है, फिर दूसरी कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से हम रगड़ रगड़ रखा है और फिर पहले वाले कांच की छड़ के पास लेके आए तो ये दूर हटने लग गई, ये दूर हटने लग गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रक्रिया तो समान ही अपनाई है, दोनों कांच की छड़ थी और दोनों बार आपने रेशम कपड़ा लिया है, तो इसका मतलब इन दोनों में जो इनकी प्रकृति में परिवर्तन आया है, इनकी जो प्रकृति में परिवर्तन आया है वो समान प्रकृति है, ठीक है। तो इससे एक रिजल्ट निकल सकता है कि समान प्रकृति अगर हम अपनाएं यानी समान प्रकार की प्रक्रिया अपनाएं तो वस्तु पर एक समान प्रकृति की कोई ना कोई चीज आ जाएगी जिससे वो क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। इस ये हो गई हमारी कांच की छड़, दोनों को हम कांच की छड़ कह देंगे। अब देखते हैं दूसरी प्रयोग जो किया गया था वैज्ञानिकों ने, वो था एकली एबोनाइट की छड़, ठीक है। एबोनाइट भी पदार्थ होता है, उसकी छड़ ले ली और फिर बिल्ली की हमें सहायता लेनी पड़ी। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बिल्ली को ढूंढा, बिल्ली से कहा कि भाई तुम्हारे हमें 2 मिनट 2 सेकंड के लिए खाल चाहिए, यानी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के इस प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया। फिर दूसरी भी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा और पहली वाली छड़ के पास लेके आए तो ये छड़ दूर हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकला, पहला निष्कर्ष ये निकला कि सजातीय आवेश, भाई आवेश का तो हमें पता नहीं कि अभी कौन सा आवेश है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है, एक तरीके से समान है, ठीक है। इन दोनों में हमने जो प्रक्रिया की थी वो उससे इन पर जो प्रक्रिया हुई है यानी इन पर जो कुछ परिवर्तन हुआ है वो समान प्रकृति का है। चलो ठीक है, अब उन जो हमने निष्कर्ष निकाला उसके बाद में बात करेंगे। तो ये होगी एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ठीक है, ये एबोनाइट की छड़ हो गई। फिर क्या उन्होंने प्रयोग कि भाई इन दोनों को चेंज करते हैं, एक जैसे प्रयोग करेंगे तो हमारा रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। फिर उन्होंने चेंज किया, तो तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, तीसरे प्रयोग में उन्होंने कांच की छड़ लेके आए, कांच की छड़ लेके आए, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा और इस प्रकार से स्वतंत्र पर उसको लटका दिया। फिर एबोनाइट की छड़ लेके आए और उसे बिल्ली के खाल से रगड़ा और कांच की छड़ के पास लेके आए तो कांच की छड़ उसके तरफ झुक गई, मतलब यहाँ पे हो गया उनके मध्य आकर्षण और यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो ये तो है आपकी कांच की छड़ और ये है एबोनाइट की छड़। इसको तो रेशम के कपड़े से रगड़ा है, ऐसे लटका दिया है, और इसको बिल्ली के खाल से रगड़ के ऐसे लटका दिया। तो ये 3 प्रयोग हुए। अभी भी हमें पता नहीं है, वैज्ञानिकों को उस समय पता नहीं था कि आवेश कौन सा है, धनावेश है ऋणावेश, वो कुछ पता नहीं। फिर क्या, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने स्वेच्छा से एक तरीके से अनुमान लगाया, तुक्का मारा ऐसा मान लो, स्वेच्छा से उन्होंने बताया कि भाई आपने जो कांच की छड़ वाला प्रयोग किया है ना, उस पर हम मान रहे हैं कि वो क्या है, धनावेशित है, ठीक है, यानी उस पर धनावेश आ गया है। और इसी प्रकार से दूसरी कांच की छड़ है, वो उस पर भी क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो धनावेश धनावेश क्या एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और उन्होंने माना कि एबोनाइट की छड़ है, उस पर क्या आ गया है, ऋणावेश आ गया है, ठीक है। और इस प्रकार से एबोनाइट की छड़ भी एक दूसरे क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो रेशम का कपड़ा तो हो गया ऋणावेशित और कांच की छड़ होगी धनावेशित। एबोनाइट को बिल्ली खाल से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ होगी ऋणावेशित और बिल्ली खाल की होगी धनावेशित होगी। आपकी स्क्रीन पर कुछ और उपकरणों के नाम हमने दे रखे हैं, तो वो आप देख लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से उपकरण किस किस प्रकार से आवेशों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये प्रयोग हुआ, ठीक है। तो पहले दोनों प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकला, पहले दोनों प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला कि सजातीय आवेश सदैव प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, चाहे वो धनावेश धनावेश हो चाहे ऋणावेश ऋणावेश हो। तो एक तरीके से ये पता चल गया। दूसरा ये पता चल गया कि आवेश के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। दूसरी चीज पता चल गई
तीसरा पता ये चल गया है कि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश क्या करते हैं, जो अपोजिट चार्ज है वो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो 3 निष्कर्ष निकले। पहला निष्कर्ष ये निकला कि सजातीय आवेश सदैव प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, विजातीय आवेश सदैव आकर्षण दर्शाएंगे, और जो एक तरीके से आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और बाद में उन्होंने एक तरीके से तुक्का मान लो या कुछ कोई कल्पना कुछ बताया होगा, बाद में ये चीज सही निकली कि हाँ, कांच की छड़ पर धनावेश आएगा और एबोनाइट की छड़ क्या होगी, ऋणावेशित होगी। तो ये आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज हमारा हो चुका टॉपिक। अब हम देखते हैं चालक और विद्युत रोधी। ठीक है, अब चालक और विद्युत रोधी को पढ़ने से पहले हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आवेश है क्या, आवेश चलो ठीक है, परिभाषा पढ़ ली हमने, देख लिया। आवेश क्या है, कोई ऐसी तो अजूबे वाली चीज तो है नहीं, आपने पहले से पढ़ रखा है आवेश क्या है। तो आवेश इस प्रकृति में एक तो है प्रोटॉन वाला और एक है इलेक्ट्रॉन वाला, यानी धनावेश और ऋणावेश, 2 ही आवेश है। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी चीज समझते हैं कि देखो एक बात और से क्लियर करते हैं चीजों को कि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है, वो नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, यानी एक तरीके से आप इसको हीलियम मान सकते हो, 1h1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो इस स्थिति में जो हमारा परमाणु है वो है उदासीन, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो उदासीन हो गया। अब मान लो किसी परिस्थिति में एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ज्यादा डाल दिया, ठीक है, तो अब एक तो प्रोटॉन है यानी एक प्लस है और 2 माइनस है, तो एक तरीके से ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा, ये परमाणु एक तरीके से माइनस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। ठीक है, अगर आपने क्या किया, इसका ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब ये जो है किस प्रकार से व्यवहार करेगा, धनावेश की तरह व्यवहार करेगा। तो हर परमाणु, अगर कोई परमाणु ऋणावेशित है, यानी कोई परमाणु ऋणावेश की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें खाली ऋणावेश ही ऋणावेश है, उसमें धनावेश भी है, लेकिन ऋणावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। ठीक है, और अगर कोई परमाणु धनावेश की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है। तो आवेश का मतलब यही है। और बताओ कि भाई प्रोटॉन तो कहीं जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से हमने रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये कांच की छड़ धनावेशित हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो ये का जो रेशम कपड़ा वो क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। वह सब कुछ खेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु उदासीन है, उस उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा, और अगर उस उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये है एक तरीके से धनावेश और ऋणावेश की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे वाला है चालक और विद्युतरोधी। चालक और विद्युतरोधी की तो बात करनी है। चालक को हम कहते हैं कंडक्टर, विद्युतरोधी को हम कहते हैं इंसुलेटर। विद्युतरोधी का दूसरा नाम है कुचालक, और विद्युतरोधी की जगह हम कई बार ये प्रयोग भी करते हैं पराविद्युत, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो देखो चालक क्या है चालक इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चालक होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से कोई मान लो चालक तो अणु परमाणु से मिलकर बने हैं, और कमरे के ताप पर चालक के इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपने बाह्य कक्षक को छोड़ के मुक्त हो जाते हैं। तो चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी आवेश मुक्त है। तो अगर मान लो कि कोई मान लो इलेक्ट्रीशियन है, वो क्या कर रहा है, बिजली का काम कर रहा है, तो हमेशा क्या होगा कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या होगी, स्थानांतरित होगा आवेश। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। अगर ये क्या है, चालक है, कंडक्टर है, तो इसमें से आवेश स्थानांतरित होकर धरती में चला जाएगा, तब इसको क्या लगेगा, झटका लगेगा। यानी आवेश की क्या प्रकृति है, चालक की क्या प्रकृति है। चालक की हम परिभाषा देखो, चालक की परिभाषा ये बता सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से प्रवाहित, अपने में से जो चालक होते हैं अपने में से आवेशों को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, और उनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चालक की ये परिभाषा है।
तो अगर ये चालक है तो आवेश इसमें से स्थानांतरित होकर धरती में चला जाएगा और इसको हमको क्या लगेगा, झटका लगेगा। और अगर मान लो ये कुचालक है, ठीक है, अगर ये कुचालक है जैसे लकड़ी प्लास्टिक है, ठीक है, ये सब क्या है, कुचालक है, तो रबड़, तो कुचालक है तब आवेश तो इसमें आएगा, लेकिन आवेश मान लो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कुछ नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है कि और आवेश आ रहा, तो ये नीचे वाला आवेश इसको रोक रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी आवेश आप में से गुजर तो रहे हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में गुजर रहे हैं, लेकिन आपको झटका नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से विद्युत रोधी बोलो, कुचालक बोलो, तो विद्युत रोधी कुचालक की परिभाषा क्या है, परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने में से आवेशों को आसानी से प्रवाहित होने नहीं देते हैं, यानी आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं बहुत, या प्रतिरोध ज्यादा होता है जिनका, वो होते हैं विद्युत रोधी। जैसे कांच, ठीक है, कांच, रबड़, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी में तो फिर भी आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। तो कुचालक और विद्युत रोधी में यही बात है कि कुचालक क्या करते हैं, आवेशों को प्रवाह होने नहीं देते, धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते, और जो चालक होते हैं वो धारा को आसानी से अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। उनका प्रतिरोध चालक का बहुत कम होता है, विद्युत रोधी का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चालक है तो आवेश इसमें से स्थानांतरित होकर धरती में चला जाएगा, तो हमें झटका लगेगा। अगर कुचालक है तब आवेश आएगा लेकिन यही रुक जाएगा, और ये आवेश आने वाले और आवेशों को रोक देगा कि भाई तू उधर क्यों आ रहा है, हम पहले से बैठे, हम नीचे नहीं जा पा रहे, हम इधर खुद खुद एक तरीके से क्या हो गया, पास में बैठे, ठीक है, तो तू मत आ, तुझे रोक दिया, तो हमें झटका महसूस नहीं होगा। तो ये हो गया चालक और विद्युत की बात। अब करते हैं आवेश का मात्रक। इतनी चीजें हो चुकी, अब देखो आवेश का मात्रक की बात करें तो देखो आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक 11वीं क्लास में आपने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर मान लीजिए, हम इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि 11वीं क्लास में तो पता है सब बच्चों को क्या होता है, बच्चे अगले दिन क्लास में जाते हैं, नया टॉपिक आ जाता है फिजिक्स का, पीछे वाले से लिंक होता है तो बहुत ही कम लिंक होता है और अलग ही दुनिया आती है, तो 11वीं क्लास की बात तो मत ही करो, है ना, ऐसा ही आपका मूड होगा भी, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा ही मात्रक था आवेश का, ऐसा ही मात्रक वो क्या था, कूलाम था, ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या था, कूलाम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में आवेशों का मात्रक क्या है, कूलाम है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कूलाम तो मात्रक हम याद कर लेंगे, लेकिन वीमा पूछ ले तब, वी में सूत्र पूछ ले तब हमें क्या एक सूत्र पता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा टी होता है, 10वीं क्लास में आया था आपके, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। क्यू का एक मान लो कि 1 कूलाम आवेश, ठीक है, और आई का मतलब एम्पियर धारा, और ये हो गया एक तरीके से सेकंड, तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर ही होता है। तो यहाँ से हम विमा सूत्र बना सकते हैं। देखो सीधा कूलाम तो कोई ऐसा ही पद्धति है नहीं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है नहीं ऐसा ही पद्धति, उसका मान सॉरी आवेश तो कोई आवेश, आवेश क्या है, आवेश से जो मूलभूत राशि आती है हमारी वो तो है नहीं, 7 मूलभूत राशि आपको पता है, उनमें से आवेश मूलभूत राशियां नहीं है, तो इसलिए हमें आवेश का विमा सूत्र बनाना पड़ेगा। लेकिन धारा मूलभूत राशि, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो एक तरीके से अगर आवेश का विमा सूत्र बताएं तो वो क्या हो जाएगा, m0, यहाँ पे द्रव्यमान का पद नहीं है तो m0 हो जाएगा, लंबाई का पद नहीं है तो L0 हो जाएगा, समय का पद 1 घात में है तो T1 हो जाएगा, और एम्पियर है तो वो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो ये आप सीधे याद रख सकते हो, A1 T1, ये हो गई इसकी विमा। एक आवेश का अन्य मात्रक भी होता है, ठीक है, जैसे 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ये ना अभी आपने देखा था फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इसे एक तरीके से फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ये आवेश का मात्रक है सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक को मतलब सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में नापोगे, वजन किस में नापोगे, वेट किस में नापोगे, ग्राम में नापोगे, और सेकंड यानी समय सेकंड में लेंगे। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। वो होता है 1 कूलाम बराबर 3×10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक मात्रक और होता है आवेश का, वो बड़ा मात्र होता है, वो होता है फेराडे, ठीक है, फेराडे होता है ना कि फेरड। तो एक फेराडे जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं वो कितना होता है, 96,500 कूलाम। देखो
एक कूलाम बराबर इतना ESU है और एक फेराडे बराबर इतना कूलाम, यानी ये फेराडे बहुत बड़ा मात्रक है, फेराडे बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, वैसे कूलाम भी बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का। इसलिए हम इनकी जगह क्या करते हैं, इनकी जगह हम क्या लेते हैं, इनकी जगह हम लेते हैं नैनो कूलाम। ठीक है, नैनो कूलाम का मतलब होगा 10 की घात -9 कूलाम, पिको कूलाम यानी 10 की घात -12। ठीक है, और माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम का मतलब हो गया 10 की घात -6 कूलाम। तो ये हम इनकी जगह ले लेते हैं। आपके जो एग्जाम्पल आएंगे पेपर में क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे, ज़्यादातर मेरे ये क्वेश्चन बनेगा, माइक्रो कूलाम आवेश है किसी वस्तु पर, तो ये आवेश के ऐसा ही मात्रक हो गया, कूलाम हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया, ये वाला ESU है, फ्रैंकलिन बोलते हैं इसे। दूसरा हो गया फेराडे यानी 3500 कूलाम। ये बात हो गई आवेश के मात्रकों की, यानी यूनिट ऑफ चार्ज की बात हमने कर ली। अब लास्ट टॉपिक हमारा आवेशों के गुणधर्म, तो वो देखते हैं आवेशों के गुणधर्म कौन कौन से हैं। अब देखते हैं आवेशों के गुणधर्म, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेशों के कुल 4 गुणधर्म है। पहला है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दूसरा है विद्युत आवेशों की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरा है विद्युत आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और चौथा है आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आवेश क्या, आवेश एक तरीके से अदिश राशि है। ठीक है, अदिश और सदिश 2 राशियां होती हैं, तो आवेश क्या है, अदिश राशि है। और अगर धनावेश और ऋणावेश को पास में रखते हैं तो ये एक दूसरे का दोनों क्या करते हैं, प्रभाव समाप्त कर देते हैं। तो इसी चीज को हम आगे लगाते हैं। पहला गुणधर्म देखते हैं आवेशों की योज्यता, जिसे हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। योज्यता का मतलब है आवेशों को, हम किसी निकाय में आवेश है, उन आवेशों का कुल आवेश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीजगणितीय नियमों का सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे जिसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक रूल, तो एल्जेब्रिक जो रूल है या बीजगणितीय नियम है उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं बीजगणितीय नियम क्या है। जैसे मान लो ये है 2x, ठीक है, और इसमें हमने जोड़ दिया x जोड़ दिया, फिर इसमें से हमने 3x माइनस कर दिया, फिर वापस हमने मान लो 2x जोड़ दिया, तो कुल कितना आवेश हुआ यानी कुल कितना मान हुआ, कुल कितना मान हुआ हमारे पास, ये 2 और 3 ये यानी एक तरीके से प्लस का 2x हमारे पास है, बच गया। इसी प्रकार से मान लो कोई निकाय है जिसमें एक तो आवेश है +4q, दूसरा आवेश है -3q, फिर तीसरा आवेश है 2q और चौथा आवेश है मान लो -q। इस प्रकार से आवेश है। आपको चित्र दे दिया, परीक्षा में पूछ सकते हैं कि निकाय का कुल आवेश बताइए, तो कुल आवेश बताना है तो सबको जोड़ो, जैसे इस तरीके से ये बीजगणितीय नियम है, इसी प्रकार से इनको जोड़ना है। 4 प्लस का q माइनस का 3q प्लस का 2q फिर माइनस का q। इस तरीके से देखो ये -3 और एक माइनस का ये ना -4 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एक तरीके से प्लस का 2q बच गया। तो यानी इस निकाय का कुल आवेश कितना है, 2 आवेश है धनात्मक। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा ये बोल सकते हो कि आवेशों का योग हम बीजगणितीय नियमों के आधार पर करते हैं, यही आवेशों की क्या है, योज्यता है। अब हम देखते हैं आगे, दूसरा क्या है, दूसरा है विद्युत आवेशों की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी निश्चलता का मतलब ये है कि मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, मान लो ये पदार्थ है, इस पर आवेश मान लो 2 कूलाम है, चलो 2 प्लस का धनावेश है 2, ठीक है, ये अभी रुका हुआ है, रुका हुआ है यानी इसका वेग 0 है, तो इस पर आवेश इतना है। अब इसको हम क्या करें, तेज गति करा दें, ठीक है, यानी प्रकाश के वेग के बराबर मान लो वेग से इसको गति करा दें या बहुत तेज गति करा दें, तो उस स्थिति में भी इस पर आवेश का मान क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जो पहले था। तो यही आवेशों की निश्चलता है, यानी आवेश पदार्थ के निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश रुका हुआ है और आवेश चाहे गति कर रहा है, तो दोनों स्थितियों में आवेश का जो मान है वो उतना ही रहेगा। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश विरामावस्था में,
ठीक है, रेस्ट कंडीशन में। विरामावस्था में जितना आवेश है उतना ही गतिमान अवस्था में आवेश होगा, यानी मोशन की कंडीशन में आवेश होगा। तो गतिमान अवस्था यानी कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें जितना आवेश है और अगर उस वस्तु को गति करा दो तो गतिमान अवस्था में और रुकी हुई अवस्था में वस्तु के अंदर आवेश का मान परिवर्तित नहीं होगा। आवेश का मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रॉन से समझ रहे हैं आवेश, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का ही है कि मतलब आवेश को गति करा दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है आप इसको कितनी तेज गति करा दो, ऐसे नहीं है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। यानी आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, आवेश पिंड की गति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन एक चीज है जो गति पर निर्भर करती है, वो जो एक नियम था आइंस्टीन ने दिया था, सर आइंस्टीन ने, जो है विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, रिलेटिविटी का सिद्धांत था। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लो शुरुआती द्रव्यमान कितना है m0 है, और अगर आप उसको क्या करा रहे हो, बहुत तेज वेग से गति करा रहे हो, यानी प्रकाश के वेग के बराबर वेग से उसे क्या करा रहे हो, गति करा रहे हो, तो उस स्थिति में उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका द्रव्यमान एक तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा आप बहुत बार करते हो। जैसे मान लो कोई बॉल है, उसको सीधे ऐसे पकड़ो तो वो उतना झटका हमें नहीं देगी, लेकिन वही बॉल अगर मान लो बहुत दूर से यानी 1 किलोमीटर दूर से आ रही है और आप उसको पकड़ रहे हो तो फिर झटका तो बहुत शानदार लगेगा। इसी प्रकार से कि एक सुई है, सुई अगर आप ऐसे गिराओगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उसी सुई को अंतरिक्ष से गिराओ तो बहुत नुकसान होने की संभावना है। तो एक तरीके से वस्तु का अगर वेग बढ़ रहा है तो उसका एक तरीके से द्रव्यमान का प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, ये आइंस्टीन सर ने बताया था कि अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, सॉरी हाँ, वस्तु का वेग बढ़ेगा तो वस्तु का प्रभावी द्रव्यमान बढ़ जाएगा, लेकिन वस्तु का वेग बढ़ेगा तो वस्तु का आवेश नहीं परिवर्तित होगा। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण भी दी थी, m बराबर m नोट कोष्टक में 1 माइनस v स्क्वायर बट्टा में c स्क्वायर, इस टाइप की उन्होंने क्या दी थी, एक समीकरण भी दी थी, इसे हम कहते हैं आपेक्षिकता की समीकरण। ये बात हो गई। एक चीज और है कि एक क्वेश्चन आपके शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर कोई वस्तु का आवेश है और उस वस्तु के आवेश में उसका द्रव्यमान का भाग दे दे तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट आवेश, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके किसी वस्तु के आवेश के अंदर उसके द्रव्यमान का भाग दे दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। तो अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो एक तरीके से इस राशि का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो बट्टे में है, बट्टे वाली राशि का मान बढ़ रहा है तो कुल राशि का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वस्तु का वेग कम हो रहा है तो विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यानी वस्तु के आवेश में उसके द्रव्यमान का भाग दे दो तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। ये हमारा आवेशों की निश्चलता वाला टॉपिक हो चुका है। अब देखते हैं विद्युत आवेशों का संरक्षण, कि विद्युत आवेश की जो आवेशों की जो प्रकृति होती है वो संरक्षण प्रकार की होती है। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन है, प्रोटॉन को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इस नियम में आप ये लिख सकते हो कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेशों को केवल हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। यही आवेशों का क्या है, संरक्षण है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको समझते हैं किस प्रकार से, इसका उदाहरण भी लेंगे। जैसे मान लो ये ए वस्तु है और ये है बी वस्तु। ठीक है, ये मान लो आपका एग्जाम्पल हमने लिया था, कांच की छड़ है और ये मान लो रेशम कपड़ा है बी वाला। आपने इन दोनों को रगड़ा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस शुरुआत में इस पर क्या आवेश था, 0 आवेश था, और शुरुआत में इस पर भी क्या था, 0 आवेश था। लेकिन अब क्या हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ पे एक तरीके से 2 धनावेश बन गया। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए थे, यहाँ पे एक तरीके से ऋणावेश बन गया। तो कुल आवेश अभी भी कितना है,
कुल आवेश अभी भी क्या है, 0 है। यही आवेशों का क्या है, संरक्षण है। यानी हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं आवेशों के संरक्षण का, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन, इन दोनों में इतना अंतर है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा उतना ही पॉजिट्रॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। बाकी इनका द्रव्यमान की प्रकृति क्या है, सेम है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जब क्रिया करते हैं तो गामा किरणें निकालते हैं, ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और उस तरंग की एक तरीके से एनर्जी कितनी होती है, उसकी एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इतनी जब इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को हम आपस में क्रिया कराएंगे या दोनों क्रिया करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे एक गामा किरण निकलेगी, इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेगी। वो कितनी ऊर्जा की निकलेगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकलेगी। हम इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शून्यीकरण कहते हैं, ठीक है, शून्यीकरण। शून्यीकरण की प्रक्रिया से हम बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन इसे बोलते हैं, एनिहिलेशन यानी शून्यीकरण। शून्यीकरण कैसे हुआ कि दो पदार्थ मिले और मिले तो उनसे क्या निकली, एक तरीके से ऊर्जा निकली। ये ऊर्जा एग्जाम्पल है E बराबर mc², यानी आइंस्टीन का जो एक तरीके से समीकरण थी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में, उस समीकरण का भी ये उदाहरण जो है समीकरण है, ये जो समीकरण है इसका भी एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है। तो देखो यहाँ पे एक तो माइनस का आवेश है, यहाँ पे एक प्लस का आवेश है, दोनों कुल आवेश कितना है, 0 है। और बाद में भी विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल आवेश कितना है, 0 होता है। तो यहाँ पे आवेशों क्या हो रहा है, संरक्षण नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया उल्टी भी होती है, जिसे हम कहते हैं युग्म उत्पादन, यानी पेयर प्रोडक्शन, कि जो गामा है विद्युत चुंबकीय तरंग है, कितनी ऊर्जा की, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का निर्माण कर सकती है। इसे हम कहते हैं युग्म उत्पादन, ठीक है, उत्पादन बोलते हैं, इसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन इसे बोलते हैं। यानी यहाँ पे ऊर्जा द्रव्यमान में बदल गई, यानी इनका तो कुछ तो द्रव्यमान है ही, ये ऊर्जा थी, ऊर्जा किसमें बदल गई, द्रव्यमान बदल गई, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण कर रही है। तो ये हुआ उदाहरण किसका, विद्युत आवेशों के संरक्षण का। और भी उदाहरण है, जैसे नाभिक की अभिक्रिया कराते हैं, बाण में यूरेनियम 238, ये एक तरीके से अस्थायी नाभिक है। भारी नाभिक है वो होते हैं अस्थायी नाभिक है, तो ये क्या टूटेगा, ये दो भागों में टूटेगा, 90 थोरियम 234 प्लस एक हीलियम नाभिक निकालेगा। और हीलियम नाभिक की क्या है, हमारा अल्फा कण है। जब भी हम अल्फा कण बोले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बैठे हुए, उसे हम अल्फा कण बोलते हैं। तो 92 यूरेनियम 238 है, ये टूटता है तो थोरियम और एक हीलियम नाभिक निकलता है, यानी अल्फा कण निकलता है। तो यहाँ पे देखो 92 यानी प्लस 92, ठीक है, यानी धनावेश है 92, और यहाँ पे भी कितने धनावेश है, 90 प्लस 2, ये भी हो गए 92। तो यहाँ पे आवेशों क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। तो इस प्रकार की ये सभी उदाहरण किसके हैं, आवेश संरक्षण के उदाहरण है। अब आता है हमारा अंतिम, और ये जो आवेश संरक्षण का उदाहरण था ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का अनुभविक था, ठीक है ना, एक तरीके से अनुभव के आधार बताया गया था, कोई इसकी तथ्यात्मक बात नहीं की थी। लास्ट है हमारा ये टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेशों के क्वांटीकरण की बात करें तो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे भारत में अभी क्या चल रहा है, रुपया चल रहा है, तो हम 1 रुपये, कम से कम 1 रुपये का एक वस्तु को, सॉरी 1 रुपये एक आदमी को हम दे सकते हैं या उससे 1 रुपये ले सकते हैं। आपको कह दिया कि क्लास में आपको चॉकलेट बांटनी है, तो आपको कह दिया कि एक बच्चे को कम से कम आप 1 चॉकलेट दे सकते हो, उससे कम नहीं दे सकते, और ज़्यादा आपकी इच्छा तो उतनी दे सकते हो। तो उसी प्रकार से जो 1 रुपये है, भारत की मुद्रा में 1 रुपये का क्या है, क्वांटा है। और उसी प्रकार जो चॉकलेट आप बांट रहे हो वो चॉकलेट, एक चॉकलेट क्या है, उन सभी चॉकलेट का एक तरीके से क्वांटा है।
तो क्वांटा का मतलब ये होता है कि एक निश्चित न्यूनतम राशि का ही आप आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक निश्चित न्यूनतम राशि यानी एक इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान कर सकते हैं। आधे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता ही नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यही हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन है, यानी आवेश क्वांटीकरण। यानी हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में निश्चित न्यूनतम राशि एक इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन आवेश हो क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन आवेश है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन आवेश को या एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, आवेशों का क्वांटा बोलते हैं। और इसके गुणा में यानी इसके एक तरीके से गुणज के रूप में हम आवेश भेज सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिया, 3 भेज दिया, 4 भेज दिया, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण कर सकते हैं। यानी आवेश और क्वांटीकरण हमें स्थानांतरण के बारे में नियमों को बताता है कि आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, उससे ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं आधा इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, 2 भेज सकते हो, 3 भेज सकते हो, 4 भेज सकते हो, अनंत भेज सकते हो, लेकिन शुरुआत एक इलेक्ट्रॉन से होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन आवेश हो क्या कहलाएगा, क्वांटा कहलाएगा। और उसका मान कितना होगा, उसमें आवेश कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये आवेश हो गया। तो इस प्रकार से एक सूत्र बनता है कि हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कितना आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित कर सकते हैं। और प्लस माइनस आप चिन्ह यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे कैपिटल Q भी आप लिख सकते हो, कैपिटल Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो खाली एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। अगर आप उसके गुणा के रूप में भेजे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे उनका गुणा होता जाएगा। और n का मान कितना है, 1 2 3 4, इस प्रकार से n का मान बन रहा है हमारे पास। तो ये चीज, ये सूत्र क्या बताता है, ये सूत्र बताता है कि आप वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कितना आवेश स्थानांतरित कर रहे हो, कितना आवेश, कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। तो इस सूत्र से हम आवेश का स्थानांतरण निकाल सकते हैं। ये हमारा टॉपिक, ये लेक्चर हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा दो क्वेश्चन और करेंगे। और कुछ बात करें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है तब उसका आवेश हो सकता है। यानी कहने मतलब अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान ही नहीं है तो उस पर आवेश कैसे आएगा भाई। अगर आवेश है, आवेश किसी वस्तु पर आना है तो आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। जैसे एक तरीके से कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर वाला, वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है, लेकिन उस पर आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो फोटोन है, जो प्रकाश के छोटे छोटे कण हैं, वो ना तो उनका द्रव्यमान होता है ना ही आवेश होता है। तो हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना वस्तु का द्रव्यमान संभव है। ये चीज हमारी हो चुकी, ठीक है। अब ये आवेश का क्वांटीकरण हो चुका। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहे हो। और पहली वाली वस्तु से आपने दूसरी वस्तु में 1 कूलम आवेश का स्थानांतरण कर दिया, ठीक है। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, यानी एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, पहली वाली वस्तु से दूसरी वस्तु में आपने एक कूलम आवेश स्थानांतरण कर दिया है ना, आपने यहाँ पे एक तरीके से 1 कूलम आवेश इस वस्तु से इस वस्तु में भेज दिया। तो इस पर आपने इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले और इस वस्तु में भेजे। तो उसके लिए सूत्र क्या है, Q बराबर प्लस माइनस NE। एक बार प्लस माइनस का चिन्ह की बात करें तो प्लस कब होगा, जब आवेश वस्तु धनावेशित होगी तब प्लस आएगा, और माइनस कब आएगा, जब वस्तु ऋणावेशित होगी। तो हमारी वस्तु तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहे हैं, तो ये धनावेशित होती जा रही है, यहाँ पे धनावेश का चिन्ह आ जाएगा। अब आपको आवेश बता दिया, आवेश का मान बता दिया कि कितना कूलम आपने आवेश भेजा, तो 1 कूलम आपने आवेश भेजा है, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भेजे। तो ये हो गया E। अब देखो n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए n बराबर क्या आ जाएगा, 1 कूलम, ठीक है, और बट्टा E। और E बराबर क्या होता है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ पे E क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। यहाँ पे E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रखना पड़ेगा, और वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। तो कूलम से कूलम कट गया, इसको आप सरल करोगे तो आपका मान आएगा 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यानी आपने एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 6.25 × 10 की
18 इलेक्ट्रॉन भेजे, तब इस वस्तु में तो क्या आया, एक कूलाम आवेश आया धनात्मक, और इसमें एक तरीके से एक कूलाम आवेश ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो, और हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इस तरीके से पढ़ते रहें, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिसका हम आगे समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।